आज हम देखेंगे आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण। इसके पहले तक आवृतबीजी पौधों को देखा गया था, जिसके आधार पर उसमें आवृतबीजी पौधों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसका कैरेक्टर देख लिए थे, है ना। और क्या हम देखे थे कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें भिन्नताएं कैसी होती हैं कि वो किस प्रकार से आवास के आधार पर, जीवन काल के आधार पर वो किस तरीके से अलग अलग होते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि उनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेंथम एवं हुकर। तो इन्होंने आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण किया और उनको आवृतबीजी पौधों को 3 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला था एक बीजपत्री, दूसरा था द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म। तो आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म को आवृतबीज के पहले ही पढ़ लिए थे, तो हम उसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ क्या देखेंगे, एक बीजपत्री देखेंगे और 2 बीजपत्री देखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से जो बेंथम एवं हुकर ने वर्गीकरण दिया, तो उन्होंने आवृतबीजी पौधों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था मोनोकोटिलीडॉन और दूसरा था डाइकोटिलीडॉन, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इन्होंने क्या किया कि जो आवृतबीजी पौधे थे उनको 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या था, बीज के आधार पर बांटा, है ना, कि ऐसे पौधों को रखा जिनके बीज क्या थे, उनमें केवल एक पत्र था, यानी कि वो 2 भागों में नहीं डिवाइड होते थे। फिर ऐसे बीजों को अलग रखा जो क्या थे, 2 भागों में डिवाइड हो जाते थे, यानी कि वो दाल बन जाते थे। आप लोगों ने दाल देखा होगा, तो दाल में क्या होता है, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ये क्या होते हैं, दाल बन जाते हैं, यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो उन पौधों को कहा जाता है द्विबीजपत्री। और ऐसे बीज जो क्या होते हैं, 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनका 2 पत्र नहीं निकल पाता, उनको एक बीजपत्री कहते हैं। तो हम यहाँ पर इनको अंतर के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम इसमें अंतर देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक बीजपत्री को देखेंगे, उसके बाद द्विबीजपत्री को देखेंगे। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत क्या होगा कि इस टाइप के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें क्या होती हैं, अपस्थानिक होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, अपस्थानिक प्रकार की होती हैं, यानी कि इनमें मूसला जड़ नहीं पाई जाती। मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं वो एक रेशों के रूप में होती है ना। किस टाइप की होती हैं, रेशों के रूप में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि गेहूं धान है, तो उसको यदि हम पकड़ के यदि निकालते हैं, है ना, तो वो तुरंत ही क्या हो जाता है, निकल जाता है, यानी कि वो कमज़ोर होते हैं और इस टाइप से रेशे के रूप में होते हैं, इसलिए वो आसानी से क्या हो जाते हैं, भूमि के ऊपरी सतह पर होते हैं। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर होती हैं और रेशे के समान होती हैं, ठीक है, और कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनको अपस्थानिक जड़ी कहा जाता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं, तो द्विबीजपत्री में जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं, यानी कि जो मूसला जड़ होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। सबसे पहले उनमें एक जड़ होता है, वो बहुत मजबूत होता है और ये भूमि के बहुत अंदर तक होते हैं। उसके बाद इनको प्राइमरी रूट कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक जड़। फिर इसी से द्वितीयक जड़ें निकली होती हैं, फिर उसी से तृतीयक जड़ें निकली होती है ना। तो इस प्रकार से ये जड़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत मजबूत होती है। तो इस प्रकार की जड़ों को कहा जाता है मूसला जड़, जो कि भूमि में पूरे अंदर तक धंसे होते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें जो बीज पाया जाता है ना, इनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनके जो बीज में केवल एक ही पत्रक पाया जाता है, बीज में एक पत्र प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बीज होता है इस टाइप से, जैसे कि बीज है, यानी कि हम कुछ चीज़ का बीज बनाते हैं तो उसमें केवल वो एक ही भाग होता है ना, यानी कि एक पत्रक। इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि बीज में कितने पत्रक होंगे, 2 पत्रक उपस्थित होते हैं, 2 पत्रक प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम चने का बनाते हैं, इस टाइप से क्या है, ये चना है, तो चना को जब हम तोड़ते हैं तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी को कहा जाता है कोटलीडॉन, यानी कि पत्रक। फिर अगला हम अंतर देख लेते हैं कि इनमें जो संवहन पुल होता है, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम का जो मार्ग होता है उसको क्या कहा जाता है, संवहन पुल कहा जाता है। तो इसमें संवहन पुल कैसे होते हैं, क्लोज्ड टाइप के होते हैं, यानी कि बंद प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो संवहन पुल होते हैं, है ना, वो खुले होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो विकसित होते हैं। उसके बाद अगला हम इसमें लिख लेते हैं कि इसमें द्वितीयक वृद्धि,
द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? अब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री वाले पौधों में नहीं पाया जाता क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। द्वितीयक वृद्धि जिन पौधों में होता है उनकी जो तने होती हैं, है ना, वो निरंतर क्या होते रहती हैं, उनमें मोटाई बढ़ती जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें धान गेहूं को रखा गया है, तो क्या वो काफ़ी मोटे होते हैं? क्या नहीं, इसलिए उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाया जाता। और इसमें क्या होता है कि जो द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री में प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जो तने होती हैं वो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। उसका कारण क्या है? द्वितीयक वृद्धि के कारण से। उसके बाद अगला हम क्या लिख सकते हैं? अब जैसे कि इनकी पत्तियों को देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, है ना, एक बीजपत्री की जो पत्तियां होती हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं भाई? पत्तियां समांतर, पत्तियों में लिख लेना, सिरा विन्यास पाया जाता है। यानी कि जैसे कि अगर हम एक पत्ती का अगर डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये तो उसमें क्या होगा कि वो सिंपल होंगे इस तरीके से, है ना, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं इसमें क्या होता है? जालिकावत। आप लोग पूरा लिख लेना कि इसमें जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अब जालिकावत सिरा विन्यास में क्या होगा कि जैसे कि कोई भी अगर पत्ती है तो उनमें एक सिरा विन्यास, फिर उससे और एक सिरा विन्यास निकले होंगे, फिर इस सिरा विन्यास से और कई ऐसे सिरा विन्यास निकले थे। आप लोग पत्ती को ध्यान से देखना, आप लोगों को दिखेगा, है ना। तो जो बहुत सारे सिरा विन्यास होते हैं एक जाल के रूप में बन जाते हैं, तो इस प्रकार को बोलते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। फिर अगला अंतर हम देखेंगे, इनमें जो पुष्प होता है ना, तो पुष्प प्रायः क्या होते हैं? त्रिस्तरी वाले होते हैं, यानी कि त्रितयी होते हैं। पुष्प प्रायः त्रितयी होते हैं, यानी कि जो इनके पुष्प होते हैं उसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो लगभग कितने होते हैं? तीन होंगे या दो, है ना, इस टाइप से। वो जनरली तीन ही होते हैं, तो त्रितयी लिख दी है। यानी कि इनमें का जो पुष्प होता है वो छोटा और अविकसित प्रकार के होते हैं। उसके बाद द्वितीयक बीजपत्री में जो पुष्प होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पंचतयी होते हैं। यानी कि उनकी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो पंखुड़ियाँ होंगी वो कितनी होंगी? 5, है ना, तो पंचतयी होते हैं पुष्प। पत्तियाँ कैसी होती हैं? जालिकावत होती हैं, इनमें सामान्य होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि अब्सेंट होता है, इनमें पाया जाता है। संवहन पुल बंद प्रकार से होते हैं, इनमें संवहन पुल खुले प्रकार के होते हैं। यहाँ पर संवहन पुल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्या होते हैं? जो एक बीजपत्री होते हैं उसके जो संवहन पुल है वो खुले प्रकार के होते हैं, है ना, और इनमें क्या होते हैं? बंद प्रकार के। यानी कि जो एक बीजपत्री पौधों के जो संवहन पुल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम वाला जो खनिज पदार्थ और जल का, है ना, जो पूरे पौधों में क्या करते हैं? संवहन करते हैं, तो वो क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक सुटेबल वहाँ पर प्लेस होता है, इसलिए वो बंद प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें संवहन पुल खुले होते हैं और इसमें बंद प्रकार के होते हैं। बीजपत्र एक होता है, यानी कि ये दाल के रूप में नहीं बनते हैं। इनमें बीजपत्र 2 होते हैं। अब स्थानिक जड़ें होती हैं एक बीजपत्री में, और इसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से पौधों को रखा गया है। तो आप इन सब से जान ही गए होंगे कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी बीज जो है वो 2 भागों में डिवाइड नहीं होती है ना। एग्जाम्पल में आप बताइए, जैसे कि मक्का है, मक्का 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाती है इनकी बीजें। गेहूँ, धान, ठीक है, बांस, और क्या हो सकता है? बाजरा। तो ये सभी क्या है? एक बीजपत्री होते हैं। उसी तरीके से द्विबीजपत्री में हम क्या लिख सकते हैं कि आम, अरहर, यानी कि जितने भी दलहनी वाले जो फसल होती हैं, है ना। कटहल भी 2 भागों में बढ़ जाता है। और क्या लिख सकते हैं हम? चना, मटर, सरसों, ठीक है। एक शब्द में आप यहाँ पर लिख लेना, सभी दलहन फसलें।
तो जितने भी दाल वाले जो फसलें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, द्विबीजपत्री होती हैं। और मक्का, गेहूँ, धान, बाजरा है ना, ये सभी क्या होती हैं, एक बीजपत्री होती हैं। तो इस तरीके से था यह बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। इन्होंने आवृतबीजी पौधों को 3 भागों में बांटा था, एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और द्विबीजपत्री। लेकिन जिम्नोस्पर्म को हम लोगों ने पहले देख लिया था, इसलिए यहाँ पर उसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर परीक्षाओं में पूछा जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ठीक है, तो आप ये अंतर से ही इसको याद रखिएगा। अब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अलावा एक और अंतर देख लेते हैं। ये भी अधिकांशतः कभी कभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो ये कौन सा है, अनावृतबीजी और आवृतबीजी में अंतर। ये दोनों चैप्टर यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। अब इसका हम लोग लास्ट में अंतर देख लेते हैं और ये इस पार्ट का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला अंतर क्या देख लेंगे कि जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म, तो इनमें क्या था कि इनमें पुष्प अब्सेंट था, है ना, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं पाया जाता था। तो सबसे पहला लिख लेना कि पुष्प एब्सेंट होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है आवृतबीजी, है ना, इसके पहले आवृतबीजी देखे थे, उसमें क्या था कि इसमें एक सुविकसित पुष्प प्रेजेंट होता है करके, है ना। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद दूसरा अंतर हम क्या देख लेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जैसे कि पाइनस हो गया, साइकस हो गया, इनमें जो जनन अंग होता है ना, कौन सा अंग, जनन अंग, वो कैसे होते हैं, शंकु के रूप में। ठीक है, शंकु में उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया था, साइकस का डायग्राम भी दिखाया था, उसमें जो उनके नर होते हैं, नर में क्या पाया जाता है, शंकु पाया जाता है और उसी में उनके लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो आवृतबीजी होते हैं उसमें जनन अंग कौन सा होता है, तो इसमें पुष्प जो है वो क्या होता है, जनन अंग का काम करता है, क्योंकि इसमें पुष्प जो है वो विकसित प्रकार से होते हैं। फिर अगला अंतर हम क्या देख लेंगे कि इनमें जो बीजांड होता है यानी कि जो बीज होता है ना, बीज कैसे होते थे, नग्न, इनमें बीज आवरण नहीं पाया जाता था। इनमें क्या था कि जो बीज थे वो सुविकसित थे और फलों के अंदर में पाए जाते थे, यानी कि इनका जो बीज है वो विकसित टाइप का था और फल के अंदर में पाया जाता था। इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें बीज तो जो रहता है वो खुले प्रकार का होता है ना, इसलिए इनमें जो अंडाशय है, अंडाशय भित्ति अब्सेंट होती है, इसीलिए इनमें जो बीज होता है उसमें कवर नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें अंडाशय भित्ति पाया जाता है, जिसमें जो क्या करते हैं, बीज को चारों ओर से घेरे रखते हैं। उसके बाद अगला अंतर हम देख लेंगे कि इसमें द्विनिषेचन क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। पुष्पों में हमेशा द्विनिषेचन की क्रिया होती है और इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन प्रेजेंट होता है। द्विनिषेचन में क्या, इसमें जो है अंडाशय भित्ति अब्सेंट होता है, यानी कि जो बीज होते हैं उसमें आवरण नहीं पाया जाता, इसीलिए क्योंकि इसमें अंडाशय भित्ति अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो अंडाशय है वो चारों ओर से बीज को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। इसमें द्विनिषेचन अब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि पुष्पों में हमेशा द्विनिषेचन पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला देख लेंगे कि इसमें जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण पोष। अब भाई जब अंडाशय में भित्ति ही नहीं है तो जो भ्रूण पोष होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित या अर्धगुणित होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भ्रूण पोष होता है वो त्रिगुणित होता है। अब त्रिगुणित इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। तो 2 बार निषेचन की क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक 2n, क्योंकि जो द्वितीय केंद्रक होते हैं उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि वो द्विगुणित होते हैं, है ना, और एक और होता है, इसीलिए 2n + n, तो ये क्या हो जाते हैं, त्रिगुणित हो जाते हैं। यह 12वीं क्लास में अच्छी तरीके से आप इसको देखेंगे, ये है 12वीं क्लास में, है ना। और क्या देखेंगे कि इसमें पुष्प नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें परागण की क्रिया नहीं होती, परागण क्रिया नहीं होती।
लेकिन इनमें पुष्प तो पाया जाता है। इसीलिए पुष्पों में जनन की जब क्रिया होती है तो उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो परागण होता है। परागण के बिना जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर परागण की क्रिया होती है तभी परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से अगला हम लिखेंगे कि इसमें जो फ्लोएम होती है ना, तो फ्लोएम में जो सखी कोशिकाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे कि जो फ्लोएम होता है, ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम तो पाए जाते हैं, बट उसके अलावा जो जाइलम और फ्लोएम के अंतर्गत और भी जो कोशिकाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो फ्लोएम में सखी कोशिका क्या होती है? एब्सेंट होती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसको चांदनी नलिका भी कहा जाता है। इसी तरीका से जो जाइलम होता है, ठीक है, क्या होता है? जो जाइलम होते हैं, तो जाइलम तो इनमें भी पाया जाता है, लेकिन इनमें जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? तो इनमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीका से क्या है, ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी का अंतर है। ये जनरली परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं।